राम राम दोस्तों। आज की कहानी समाज के उन ठेकेदारों की गंदी सोच की कहानी है जिसका विकृत रूप देखकर आपकी रूह ही कांप जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बाबूजी, मत जलाओ, जलने में बड़ा दर्द होता है। जब एक पिता ने आग देनी चाही बेटी को तो लाश बोल पड़ी। ये कहानी है मीरा नाम की एक लड़की की जो आज मृत पड़ी हुई है और उसका पिता उसे निहार रहा है। कितने अरमानों से उसने अपनी बेटी को विदा किया था और आज शादी का 1 साल भी नहीं हुआ और बेटी की लाश सामने रखी है और वो चीख चीख कर कह रही है, पापा इन दहेज लोभियों को मत छोड़ना। जैसे इन्होंने मेरे साथ किया ठीक वैसा ही इनके साथ होना चाहिए। जितना दर्द इन्होंने मुझे पहुंचाया इन्हें भी मिलना चाहिए। सोचो उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी 25 वर्षीय इकलौती बेटी को कुछ ही दिनों पहले विदा किया था और उन दहेज लोभियों ने उसे जलाकर मार डाला। क्या गलती थी उस बेटी की और क्या गलती थी उस पिता की, जितना उसने सब कुछ दिया फिर भी उसकी बेटी के साथ ये सब हुआ। तभी पंडित कहता है, चिता को अग्नि देने का समय हो गया है। एक पिता कैसे अपनी बेटी को आग में जला सकता है, जिसने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला था। पर क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सका था और उसने अपनी बेटी को इन्हीं हाथों से, जिससे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे अग्नि में झोंक दिया। मीरा की लाश धूं धूं कर जलने लगी। उसका पिता रो रहा था और सोच रहा था, कितनी खुश थी मेरी बेटी जब 1 साल पहले उसे राजीव से मिलवाया था। राजीव दिखने में तो बहुत ही सीधा साधा और पढ़ा लिखा लड़का था, पेशे से डॉक्टर था, उसकी फैमिली भी अच्छी थी, खुशहाल परिवार था। मीरा के पिता को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, पर बिना मीरा की मर्जी के उसके पिता उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। जब मीरा राजीव से मिलती है तो वो भी उसे एक नज़र में ही पसंद कर लेती है। दोनों ही घरों में शादी की जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मीरा के पापा ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा था वो सब कुछ दिया। अपनी बेटी को कोई भी चीज़ की कमी ना होने देंगे, ये शादी ये सोचकर वो कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद मीरा को पता चलता है और वो अपने पापा से बहुत गुस्सा हो जाती है। पापा के पास आती है और बोलती है, पापा ये मैं क्या सुन रही हूँ, राजीव ने 50 लाख रुपए मांगे हैं आपसे। पापा बोलते हैं, अरे बेटा तुम भी ना, मैं तो अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। हाँ पापा, सेविंग तोड़वा कर आप दे रहे हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। उन लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है आपको। मुझे नहीं करनी है शादी, मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा। इस पर मीरा के पापा हंसने लगते और बोलते, अरे मेरा बच्चा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजीव भी तो मेरा बेटा है, चाहे अभी ले ले चाहे बाद में, बात तो एक ही है। नहीं पापा, ये कोई बात नहीं हुई है। आप क्या करोगे, आपकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी। अरे मेरे बेटा, तुम तो मेरी इकलौती संतान हो, मेरे बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही होने वाला है। और फिर राजीव ने बोला है कि सिर्फ शादी में पैसे देखने के लिए रख देना, बाद में वो वापस कर देगा। अब ये समाज के चोचले हैं बेटा, तुम समझ नहीं पाओगे, अभी तुम छोटी हो। मीरा बोलती, हाँ हाँ पापा, ये सब बहाने हैं, वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। इस पर पापा बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, एक काम करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो राजीव से बात कर लो। इस पर मीरा बोलती है, ठीक है, जब तक मैं बात नहीं कर लेती हूँ तब तक आप
कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। शाम को मीरा राजीव से फ़ोन पे बात करती और कहती है, क्या आपने पापा से 50 लाख रुपए मांगे हैं? तो राजीव कहता है, अरे नहीं, वो घर वालों की ने कहा कि समाज को दिखाने के लिए कुछ पैसे रख देना, फिर बाद में मैं पापा को वापस कर दूंगा। तो मीरा बोलती है, पक्का ना? तो वो बोलता है, हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मीरा बोलती है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से शादी की रस्म आगे चालू हो जाती है। आखिरकार शादी का वो दिन ही आ ही जाता है जब मीरा के पापा उसे मिलने जाते हैं तो वो अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं। इस पर मीरा कहती है, क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं कि बेटी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बिटिया रानी, मेरी प्रिंसेस, आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो और आज तुम्हारी शादी है। कल तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी, यह सोचकर मैं थोड़ा दुखी हो रहा हूँ। इस पर मीरा भी इमोशनल हो जाती है और पापा की गले लगकर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद पापा उसे समझाते हैं, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कौन सा तुझे दूर भेज रहा हूँ, बस यहीं पास में ही तो तेरी ससुराल है, जब जी करेगा आ जाया करूँगा तुझसे मिलने के लिए। चलो चलो, अब लेट हो रहे हैं। राजीव वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कब आएगी मेरी दुल्हनिया, कब आएगी मेरी दुल्हनिया। मीरा की होती एक धांसूदार एंट्री और सभी उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। मीरा डांस करते हुए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, दिल दीवाना। और फिर सारे कार्यक्रम ख़त्म होते हैं। अब मीरा की विदाई की तैयारी होने लगती है और सारा माहौल गमगीन हो जाता है। तभी बैकग्राउंड में एक गाना बजता है जो सबकी आंखों को नम कर देता है। बाबा की बिटिया हुई है पराई, बाबा की बिटिया हुई है पराई, झर झर बहती है आंसुओं की धारा, झर झर बहती है आंसुओं की धारा, बाबा की बिटिया हुई है पराई, बाबा की बिटिया हुई है पराई। ये गाना सुनकर सभी को आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीरा अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। पापा भी इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटी बस कर, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। इस पर मीरा मुस्कुराने लगती है। वो जानती थी कि पापा उसे रोते हुए नहीं देख सकते हैं और वो इसीलिए हंसने लगती है। इस प्रकार से वो विदा होके राजीव के घर पहुंच जाती है। सैकड़ों सपने हैं, नया घर, नए लोग, नई उमंगें, इस सब को लेकर जैसे ही वो घर में प्रवेश करती है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सारे मेहमान उसकी आवभगत में लग जाते हैं। धीरे धीरे सारी रस्में ख़त्म होती हैं और सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगता है। मीरा बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो सारे काम अच्छे से कर रही थी, परंतु उसने नोटिस किया कि लोगों का व्यवहार बदलने लगा है। राजीव भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता और उससे बात भी नहीं करता था। जैसे ही वो रूम में आती, काम निपटाकर वो सो जाता। सुबह वो जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता। मीरा सोच रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। एक दिन जैसे ही राजीव शाम को घर आता है तो वो
सारा काम छोड़ के राजीव के पास चली जाती है और बोलती है, आप तो मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते। इस पर राजीव कहने लगा, काम ना करूं, सारा दिन तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुम्हारा पल्लू पकड़ कर। इस पर मीरा कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। इस पर राजीव कहता है, बात करनी है, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। मीरा बोलती है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। जो मेरे पापा के पैसे, क्या पैसे, किस चीज़ के पैसे, पैसे पैसे करती रहती और राजीव उसे धक्का मारकर बाहर चला जाता है। मीरा कुछ समझ नहीं पाती है और फिर जैसे तैसे अपने आप को समेटती है, फिर काम में लग जाती है और सोचती है कि राजीव जब अब वापस आएगा तो उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट दिन जब राजीव कमरे में आता है तो मीरा कहती है, आज तो मुझे बात करनी है, मेरे पापा के पैसे वापस कीजिए आप। इस पर राजीव उसे ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगी। इस पर मीरा कहती है, इसमें बदतमीजी की क्या बात है, वो तो मेरे पापा के पैसे। कैसे पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं तुमको। राजीव बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। इस पर मीरा कहती है, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, तुमने झूठ बोला, तुम लालची हो, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे पापा के साथ में। मेरे पापा ने अपनी सारी सेविंग तोड़वा कर तुम्हारी मांग को पूरा किया और तुमने कहा था कि वो वापस कर देंगे। इस पर राजीव कहता है, चुप रहो, बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारी अकल तो मैं ही दुरुस्त करूँगा। इस पर राजीव ज़ोर से उसे एक चांटा मारता है और मीरा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। राजीव कमरे से बाहर चला जाता है सोने के लिए। थोड़ी ही देर में जब मीरा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि कमरा तो खाली है। जैसे तैसे वो अपने आप को उठाकर पलंग पर बिठाती है और सोचने लगती है, ये लोग, मैंने क्या सोचा था और क्या निकले। अब मैं अपने पापा से क्या किस मुँह से कहूँगी। दूसरे दिन मीरा के पापा का फ़ोन आता है। मीरा पापा से कहती है, पापा आप कैसे हो। इस पर पापा बोलते हैं, मेरा बच्चा मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, बहुत उदास लग रही हो। मीरा कहती है, नहीं पापा मैं बहुत अच्छी हूँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और राजीव भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आँखों में आंसू भरकर मीरा ये सब कह रही थी। वो अपना दिल का हाल भी अपने पापा से नहीं कह पा रही थी। थोड़ी ही देर में मीरा कहती है, पापा राजीव मुझे बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको लग रहा था कि वो गलत जगह पे आ गई है। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचती है कि आज वो राजीव की माँ से बात करेगी। वो राजीव की माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ राजीव ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने देखो मेरे पापा से पैसे लिए थे और वो भी अब वापस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था। इस पर राजीव की माँ बोलती है कि मैं राजीव से बात करूँगी। शाम को राजीव जैसे ही घर वापस आता है, उसकी माँ उसे अपने कमरे में बुलाती है। दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद राजीव रूम में जाता है और मीरा को हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और उससे बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ से मेरी चुगली कर रही हो। तो मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। राजीव बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें जाने दूँगा क्या, पहले अपने पापा से कहो घर के कागज़ मेरे नाम कराए। तब मीरा कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता है। तो राजीव कहता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है ना, जब तक ये काम नहीं करवाओगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मीरा ज़ोर से चिल्लाती है, लालची हो तुम लोग, तुम सब के सब लालची हो। अगर तुम्हें इतना ही मांगने का शौक़ था तो एक कटोरा ले लो और चौराहे पर खड़े हो जाओ, मांगो जाकर भीख, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। यह सुनकर राजीव आग बबूला हो जाता है। वह ज़ोर से मीरा को थप्पड़ मारता है और
धक्का देता है। मीरा बाहर की तरफ भागती है। राजीव उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। इतना मारता है कि मीरा नीचे गिर जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और उससे कहती है कि देख लेना, मेरे पापा आएंगे और तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे। इस पर राजीव ज़ोर से चिल्लाता है, अरे तुम्हारी अकड़ तो मैं ऐसे निकालूंगा ना, देखते जाओ। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा और ना ही घर का कोई सदस्य। मीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। और राजीव उसे मारता रहता है और कहता है, तुम और तुम्हारे बाप दोनों को मैं सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। इस पर मीरा कहती है, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे बाप के बारे में ऐसे बोल सको? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस पर राजीव को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, रुको देखो। वो मीरा का फ़ोन भी उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो घर वालों से कहता है, आज के बाद इसे ना खाना दिया जाएगा, पानी, सब कुछ बंद कर दो, ना ही ये घर से बाहर कहीं जाएगी और इस पर नज़र रखो। जब तक इसका बाप घर के कागज़ मुझे नहीं देता है तब तक इसे नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर सब लोग हामी भर देते हैं और राजीव वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, ना मीरा को खाना दिया जाता है ना पानी। वो घर वालों से कहती है, उसे थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास लग रही है। इस पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। थोड़ी ही देर में राजीव आता है और मीरा राजीव के सामने हाथ जोड़ने लगती है, बोलती है, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मुझे जाने दो, मुझे अपने पापा के पास जाने दो। इस पर राजीव कहता है, अच्छा तुम्हें प्यास लग रही है? मीरा कहती है, हाँ, थोड़ा सा पानी दे दो। राजीव अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ खाना और पानी लेकर आओ। तभी उसकी माँ थाली में खाना और पानी लेकर आती है। मीरा जैसे ही खाने की तरफ भागती है, राजीव थाली को पीछे खींच लेता और बोलता है कि पहले फ़ोन करके अपने पिता से बात करो। इस पर मीरा मना कर देती है। राजीव कहता है, जब तक अपने घर पर बात नहीं करोगी तब तक ना ही तुम्हें खाना मिलेगा ना ही पानी मिलेगा। मीरा कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने पापा से नहीं कहूँगी, ना ही बात करूँगी और ना ही कुछ कहूँगी। इस पर राजीव कहता है, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी ये सब करेगा जो मैं बोल रहा हूँ? इस पर मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चाहे मैं मर जाऊँ अब, पर मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मत दो मुझे खाना, मत दो मुझे पानी। राजीव खाना की थाली फेंक देता है और बाहर की तरफ चला जाता है और कहता है, इसका दरवाज़ा लॉक कर दो, इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है। मैं देखता हूँ इसकी अकड़ कब तक चलेगी, इसकी तो मैं अकल दुरुस्त कर कर ही रहूँगा। राजीव जब भी घर आता उसे मार पीट करता और उससे पापा से बात करने के लिए बोलता, पर मीना मना कर देती। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये मर जाएगी ऐसे, एक काम करो, या तो इसको इसके बाप के घर पहुंचा दो, नहीं तो इसका कोई इंतज़ाम करो। तब राजीव कहता है, आज रात में इसे ठिकाने लगाता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं रही है। ये सब बातें मीरा सुन रही थी। अब वो क्या करे, वो कैसे अपने पापा के पास खबर पहुँचाए। जैसे ही आधी रात होती है और मीरा को मौका मिलता है, वो धीरे धीरे चलकर गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और भागने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। मीरा पीछे मुड़कर देखती है, वो तो राजीव था। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राजीव उसे बहुत मारता है और बाल खींचते हुए उसे घर की तरफ लेकर आता है। घर में उसको कमरे में फेंक देता है आकर और बोलता है कि
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है। रुको, अभी मैं तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ। मीरा चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारी भी तो एक बहन है, तुम्हारी बहन के साथ भी अगर कोई ऐसे करेगा तो तुम क्या करोगे। राजीव इस बात को सुनकर उसको और मारता है, बोलता है तू मेरी बहन के बारे में ये सब बोलेगी, तेरी इतनी हिम्मत। मीरा रोती रहती है और चिल्लाती रहती है, मदद कर दो, मदद कर दो, पर कोई भी नहीं आता है। राजीव गुस्से से बाहर जाता है और मिट्टी का तेल लेकर आता है और बोलता है आज तो मैं इसका किस्सा ख़त्म ही कर दूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है पागल हो क्या तुम, आस पड़ोस वाले देख लेंगे तो क्या होगा, पुलिस केस में फंस जाओगे, ज़िंदगी भर जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी हमको और तुम्हें तो मौत की सज़ा मिलेगी। इस पर राजीव कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, रुको मैं अभी इसकी अकल ठिकाने करता हूँ। इस पर मीरा चिल्लाने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे अपने पापा के पास जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ। इस पर राजीव को बिल्कुल भी दया नहीं आती है, वो उसका मुंह बांध देता है और हाथ पैर भी बांध देता है। उसकी इस काम में घर वाले मदद कर रहे होते हैं, चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल देते हैं और मीरा छटपटाती रहती है, कोई तो उसकी मदद करो। वो रो रही है, अंदर ही अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रही, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। देखते ही देखते राजीव उसको आग के हवाले कर देता है और सारे घर वाले हंस रहे होते हैं और राजीव कहता है अब भागो यहाँ से सब लोग, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। सारे घर वाले वहाँ से निकल जाते हैं और राजीव भी चला जाता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस वालों को खबर किया कि कुछ तो यहाँ पर हो गया है। पुलिस आती है, देखती है, वहाँ पर आग लगी हुई होती है। फ़ोन करके राजीव को बुलाया जाता है तो राजीव कहता है मैं तो 2-3 दिन से घर पर ही नहीं था, क्या हुआ। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मीरा की मौत हो चुकी है तो वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने की एक्टिंग करने लगता है। अरे मेरी बीवी को क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो माँ बोलती है हम सब लोग तो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले गए थे। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और मीरा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम होना था। जैसे ही पिता को पता चलता है तो वो तुरंत भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, परंतु जब वो मीरा से मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं वो 95% जल चुकी है। इस पर पिता का बुरा हाल हो जाता है और वो रोते रोते बेहोश हो जाता है। तभी ये राजीव के घर वाले और सब रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। जब मीरा के पिता को होश आता है तो वो देखते हैं कि राजीव मुस्कुरा रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगती है, ये सब राजीव के और उसके घर वालों का किया हुआ होता है। वो राजीव की कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटी को क्यों मार डाला, आपने जानबूझकर ये मेरे साथ क्यों किया। उल्टा राजीव ही उनको डांटने लगता है और मीरा के लिए अनाप शनाप बातें करने लगता है। इस पर मीरा के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, तुमने मेरी बेटी को मार डाला है। जैसे तुम्हें कुछ भी चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें ला कर देता, कहीं से भी ला कर देता, पर तुमने मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन लिया। मेरी इकलौती बेटी, मैंने कितने उसे लाड प्यार और नाजों से पाला था। इस पर राजीव कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेंटल डिस्टर्ब थी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती थी और कभी कभी तो मुझे धमकी भी देती थी कि मैं आग लगा लूँगी और पता नहीं उसके दिमाग में क्या था जो उसने आग लगा ली। मैं क्या करूं, आपकी बेटी ही पागल थी, वो पागल को मेरे गले आपने ज़बरदस्ती बांध दिया था। तभी राजीव पुलिस वालों को आवाज़ देता है और पुलिस वाले आकर उसको छुड़ाते हैं। इस पर राजीव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है। पिता समझ जाता है कि इसी खूनी ने मेरी बेटी को मारा है और ये मामला कोर्ट में जाता है।
राजीव रुपए पैसे देकर मामले को रफा दफा कर देता है और मीरा को मेंटल डिस्टर्ब घोषित करवा देता है। राजीव और उसकी फैमिली बाइज्जत बरी हो जाती है। तब मीरा का पिता कहता है, मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूँगा, जैसे तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूँगा। इस पर राजीव हंसने लगता है। तेरी बेटी भी यही बोल रही थी कि मेरे पिता आएंगे और वो तुम्हें पुलिस से पकड़वाएंगे, तुम्हें सज़ा दी जाएगी और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। क्या कर लिया तुमने? उसे बचा लिया? नहीं बचा पाए ना, मारी गई ना मेरे हाथों से। ऐसे ही तुम्हारा भी हाल होगा। भाग जा बुढ़ा यहाँ से, बड़ा आया। इस पर मीरा का पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? वो मासूम थी, इन जल्लादों ने उसे मार डाला। अब मैं क्या करूं? आप इनको सज़ा कब दोगे? कब मेरे साथ न्याय होगा? आप न्याय नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? एक मजबूर बाप जिसकी बेटी को जलाकर मार दिया गया। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी रूह भटकती रहेगी, उसमें उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कैसा बाप हूँ, मुझ पर धिक्कार है जो मैं अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये कहकर मीरा के पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। आपको क्या लगता है दोस्तों, मीरा के पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? उस दुष्ट राजीव को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? कहानी के दूसरे भाग में आपको पता चल जाएगा कि मीरा के पिता ने उसे न्याय दिला पाया कि नहीं, राजीव को जेल हुई या उसे मौत की सज़ा मिली, किस प्रकार से उस बेटी के हत्यारों को उनकी करनी की सज़ा दी। मीरा के पिता उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं करते हैं। सब लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मीरा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस पर मीरा के पिता कहते हैं, मुक्ति तो उसे वैसे भी नहीं मिलेगी जब तक मैं उन दोषियों को सज़ा नहीं दिलाऊंगा, तब तक यह अस्थियां विसर्जित नहीं करूंगा। अपने बाप होने का फर्ज मुझे भी निभाना है। यह कहकर मीरा के पापा रोने लगते हैं। पर कोई क्या कर सकता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एक पिता अपनी बेटी की यादों को समेटे हुए उसके कमरे में जाता है, उसकी फ़ोटो को उठाता है और चूमकर सीने से लगा लेता है। बार बार अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ये कहकर मीरा के पिता बिस्तर पर बेढाल होकर गिर जाते हैं। समय बीतता है पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि समय भी उसे भर नहीं पाता है। वही मीरा के पापा के साथ हुआ। जब भी वो राजीव को देखते उनका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। बहुत हिम्मत करके उन्होंने दोबारा राजीव पर मुकदमा दहेज के खिलाफ किया। अपनी बेटी के शोषण और हिंसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, परंतु वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला और वो खाली हाथ आना पड़ा। कोर्ट में जो फैसला हुआ वो राजीव के पक्ष में हुआ। इस पर राजीव मुस्कुराता हुआ बोला, अरे बुढ़े, क्यों मरना चाहता है इस उम्र में? पता भी नहीं चलेगा तेरी लाश को कहाँ फेंका मैंने। जैसे तेरी बेटी को जलाकर मार दिया ना, वैसे तुझे भी कोई नहीं पहचान पाएगा। इस पर मीरा का पिता कहता है, तुम्हें जिस बात का बड़ा घमंड है ना, ये ऊपर वाला जो बैठा है ना, ये तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देगा। तुमने जैसे मेरी बेटी को जलाकर मारा है ना, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं करती है, तुम देख लेना। इस पर राजीव हंसने लगता है, हाँ मैं देख लूँगा तुम और तुम्हारे भगवान को, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझे? भाग जा यहाँ से बुढ़े, नहीं तो तेरी कब्र यहीं अभी खोद दूँगा। जा, जो करना है कर लेना। और इतना कहते ही राजीव
मीरा के पापा को धक्का देते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रोज हॉस्पिटल जाते समय मीरा के पापा उसे दिखाई देते थे, परंतु कुछ दिनों के बाद ही वहाँ से वो कहीं गायब हो गए। आसपास पता किया तो पता चला कि कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में एक बुढ़े की मौत हो गई है। इस पर राजीव बहुत खुश हो गया। सोचा, अच्छा है उस बुढ़े से छुटकारा मिल गया, पता नहीं मेरे पीछे पड़ा रहता था। समय बीतता है और 6 महीने निकल जाते हैं। राजीव चैन की सांस लेते हुए अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहा होता है। एक दिन सब डॉक्टर मिलकर मुंबई मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर मीटिंग के दौरान राजीव की मुलाकात गौरी से होती है, जिसे देखते हुए पहली नज़र में उसको दिल दे बैठता है। शाम के खाने के समय उनकी बातचीत होती है, पर गौरी उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रही होती है। इस पर राजीव थोड़ा उदास तो होता है, परंतु कुछ नहीं कर सकता है। ये सोचकर वो चुपचाप डिनर करता है और अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर आ जाता है। घर तो वो आ जाता है, परंतु उसका दिल गौरी के पास ही रह जाता है। वो सोचता रहता है कि क्या करे, कैसे उससे बात की जाए। वो कितनी सुंदर है और मैं तो अब गौरी से ही शादी करूँगा, ये बात अपनी माँ को भी बताता है। दिन रात वो गौरी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन राजीव मॉल में गया, तभी उसने वहाँ पे गौरी को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचता रहा कि क्या सच में ये गौरी है। फिर वह थोड़ा साहस करके आगे बढ़ता है। तभी गौरी उसे देख लेती है और उसको आवाज़ देती है, राजीव राजीव। राजीव पलट कर देखता है, अरे ये तो गौरी है। वो बोलता है, अरे आप यहाँ पर? उसने कहा, कुछ काम से आई थी, आज मैं जा रही हूँ। आज जा रही हैं आप? अरे अभी तो आप आई हैं, जा रही हैं, आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप यहाँ आई हूँ। तो गौरी कहती है, तो नंबर भी तो नहीं था। तभी दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। गौरी कहती है, चलिए फिर कभी मिलते हैं आपसे। तो राजीव कहता है, नहीं आप रुक जाओ, मैं आपको सारा शहर घुमाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, आप इसे देखे बिना नहीं जा सकती हैं, रुक जाइए ना। इस पर गौरी कहती है, मैंने तो होटल से चेकआउट भी कर दिया है और मेरी फ़्लाइट भी है। इस पर राजीव कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपने घर पर आपको ले चलूँगा। इस पर थोड़ी देर बाद गौरी हामी भर देती है और उसके घर चली जाती है। वहाँ पर राजीव उसे सबसे मिलवाता है। सब लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। राजीव माँ से कहता है, माँ आप खाने की व्यवस्था करो, मैं गौरी को उसका कमरा दिखा देता हूँ। गौरी अपने कमरे में चली जाती है और माँ खाना बनाने के लिए। फिर साथ में सब लोग डिनर करते हैं और गौरी माँ के हाथों की तारीफ़ करते हुए कहती है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इस पर राजीव कहता है, वो तो सही बात है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह राजीव मीरा से बोलता है, आज आपको अपना शहर दिखाता हूँ। शाम को दोनों मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। मौका देखकर राजीव उसे अपने दिल की बात कहता है, पर मीरा कोई रिएक्ट नहीं करती है और फ्लाइट पकड़कर अपने घर वापस आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर राजीव सोच रहा था कि गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वो गुस्सा हो गई है? उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था। हिम्मत करके वो गौरी को कॉल करना चाह रहा था, पर वो डर भी रहा था कि क्या करे, कहीं गौरी ने गुस्सा हो गई तो क्या करेगा। एक दिन बहुत हिम्मत करके राजीव गौरी को कॉल करता है। हेलो, कौन? गौरी बोलती है, राजीव, मैं राजीव। अरे कैसे याद आ गई? तो राजीव कहता है, याद तो मैं आपको रोज़ करता हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई कॉल करने की। इस पर गौरी हंसने लगती है।
इसमें हिम्मत की क्या बात है, जस्ट नंबर डायल करना होता है और हो जाता। इस पर राजीव कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर गौरी चुप रहती है, फिर कहती है, इसके लिए तो तुम्हें मेरे पापा से मिलना पड़ेगा। राजीव खुश हो जाता है। बताओ कब आऊँ? जब तुम फ्री हो जाओ, गौरी बोली, तब आना। इस पर राजीव नेक्स्ट दिन ही फ्लाइट पकड़ता है और गौरी से पिता के पास पहुंच जाता है। गौरी राजीव को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पापा से मिलवाती है। दोनों का रिश्ता पक्का होता है। गौरी के पिता राजीव के घर वालों से पूछते हैं कि आपको दहेज में क्या चाहिए। राजीव कहता है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी ही बहुत है। इस पर गौरी खुश हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है, मैंने कहा था ना, राजीव बहुत अच्छा लड़का है, उसे कुछ नहीं चाहिए, आपका पैसा भी नहीं चाहिए। इस पर राजीव शर्मा जाता है। गौरी के पिता कहते हैं, सोच लो, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। राजीव कहता है, सोच लिया, मुझे तो सिर्फ गौरी ही चाहिए। गौरी और राजीव की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। राजीव बहुत खुश होता है कि उसने जो सोचा था वही हो गया, उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया। गौरी का वो बहुत ख्याल रखता है, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता है। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन राजीव अपने घर आता है तो अब देखता है बहुत भीड़ लगी हुई है और वह पूछता है कि क्या हुआ। इस पर अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ तो पुलिस आई है। गौरी एक कोने में रो रही होती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या माजरा है। तब गौरी कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की है, बताओ मैं क्या करूँ। इस पर राजीव कहता है, माँ तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो गौरी कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। राजीव कहता है। वो माँ से पूछता है कि क्या हुआ, तो गौरी कहती है, मैं बताती हूँ। वो क्या बताएंगी? देखो, सुबह मैंने उनसे कहा, मेरे सिर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय बना दो। माँ ने साफ मना कर दिया, कहा खुद जाके बना लो, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? मुझे क्या राजीव समझ रखा है जो तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारी जी हुजरी करते ही फिरूं? इस पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप किचन में चली गई। जैसे ही मैंने लाइटर से गैस जलाने की कोशिश की, मैंने देखा कि पाइप कटा हुआ है और पूरे किचन में गैस भरी हुई है। मैं घबराकर तुरंत वहाँ से बाहर निकली और मैंने माँ से कहा, ये सब क्या है? तो वो कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो अभी किचन से में गई भी नहीं। इस पर मैंने कहा, तो आप ही तो किचन में थी, आप ही ने कहा जाओ चाय बनाओ जाकर, मैं नहीं बनाऊंगी। तो इस पर माँ कहने लगी, तुम ज़्यादा मुँह चला रही हो, मुझसे जवान लड़ाती हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो। इस पर गौरी कहती है, मतलब तुम्हारा खेल एक दिन में ही ख़त्म कर दूंगी, समझी? बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो तुम। तुमसे पहले भी राजीव की पहली बीवी को। इतना कहकर राजीव की माँ एकदम शांत हो जाती है। गौरी समझ जाती है और वो कहती, हाँ हाँ बोलो, जैसे मीरा को जलाकर मार दिया था वैसे ही मुझे मारना चाहती हो। मीरा मासूम थी, वो कुछ भी समझती नहीं थी, लेकिन तुम मुझसे पंगा मत लेना। पहले मैं तुम्हें और फिर तुम्हारे बेटे को, दोनों को कैसा सबक सिखाऊंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। राजीव की माँ कहती है, मतलब तुम्हें सब पता है? हाँ, सब पता है मुझे, और मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही आई हूँ। और तभी राजीव आ जाता है। राजीव को देखकर उसकी माँ उसकी तरफ भागती है और जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, बेटा मुझे बचा लो। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, गौरी रोती हुई राजीव के पास आती है, बोलती है, आज तो तुम्हारी माँ ने मुझे मार ही डाला होता, जैसे तैसे मैंने अपने आप को बचा पाया है। वो कह रही थी मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगी, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इस पर राजीव कहने लगता है, अरे गौरी, माँ की थोड़ी दिमागी हालत ख़राब हो गई है,
और वो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है, माँ तुम्हें कैसे मार सकती हो। गौरी कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे माँ से खतरा है, या तो माँ रहेगी या मैं रहूँगी। तभी गौरी अपने हाथ दिखाती है, देखो माँ ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की है। तभी पुलिस आ जाती है और राजीव कहता है कि माँ को तुम माफ़ कर दो। गौरी कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता है। पुलिस उसको पकड़ ले जाती है और राजीव देखता रह जाता है। माँ चिल्लाती रहती है बेटा मुझे बचा लो, ये लड़की ठीक नहीं है, ये हम सबको बर्बाद करने आई है। आज मेरा नंबर था, कल तुम्हारा होगा। राजीव कुछ समझ पा नहीं रहा था और वो ये सब देखता रहता है। इसके बाद एक एक करके सारे घर वाले राजीव से दूर हो जाते हैं, क्योंकि राजीव पर तो गौरी के प्यार का पर्दा चढ़ा हुआ होता है, मानो उसकी जान तो गौरी में ही बसती हो। राजीव एक दिन हॉस्पिटल से जल्दी घर आ जाता है। वो गौरी को सरप्राइज़ देना चाहता था, उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता था, परंतु उसे ही सरप्राइज़ मिल जाता है। वो देखता है कि गौरी किसी से बात कर रही है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही राजीव का सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, और तुम यहाँ पर कॉल मत किया करो, कहीं राजीव को शक हो गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे। ये कहकर गौरी फ़ोन काट देती है। राजीव ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये किससे बात कर रही थी और मेरे बारे में ऐसा ऊट पटांग क्यों बोल रही थी। अब राजीव उस पर डेली नज़र रखने लगता है। एक दिन गौरी सुबह तैयार होती है, कहती है कि मुझे मंदिर तक छोड़ देना। राजीव कहता है आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, क्या इरादा है तुम्हारा, क्या तुम मेरा आज कत्ल करोगी। इस पर गौरी कहती है यही समझ लो, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। राजीव कहता है ठीक है, मैं हॉस्पिटल निकल जाऊंगा, तुम मंदिर चली जाना, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर राजीव उसे गाड़ी में बिठालता है और मंदिर के पास ड्रॉप कर देता है। गौरी अंदर चली जाती है और राजीव गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाता है। गाड़ी को वहाँ पर खड़ा करके वो एक खंबे के पीछे छुप जाता है और गौरी पर नज़र रखता है कि आखिर उससे कौन मिलने आ रहा है। तभी एक आदमी वहाँ पर अपना चेहरा ढककर आता है। गौरी उससे मिलती है और उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर अंदर की तरफ जाती है। तब राजीव पीछे पीछे उसके चल देता है। गौरी कहती है कि इतने सालों की मेहनत मैं बेकार नहीं जाने दूंगी, हम अपना बदला लेकर रहेंगे। तभी राजीव पीछे से आ जाता है और कहता है गौरी क्या कर रही, किससे बदला लेना है। गौरी डर जाती है और हड़बड़ा में वो आदमी भागने लगता है। तभी राजीव उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसका चेहरा देखता है वो दंग रह जाता है। मीरा के पापा? हाँ, मैं मीरा का पापा ही हूँ। तभी गौरी कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुमने उन्हें मार दिया था? तुमने समझा कि तुम अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दोगे और वो मर जाएंगे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तभी राजीव कहता है तुम इन्हें कैसे जानती हो? गौरी कहती है मैं मीरा की बचपन की दोस्त हूँ, मैं शादी में नहीं आ पाई थी किसी काम की वजह से। तब राजीव कहता है अच्छा, तभी माँ कह रही थी हाँ तुम्हारी माँ को सब कुछ पता चल गया था ना, इसीलिए मैंने उसे जेल की हवा खिला दी है, अब तुम्हारा नंबर है। इस पर राजीव हंसने लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, समझी। मीरा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर राजीव कहता है वो भी ऐसे ही बोल रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे पापा तुम्हें मार डालेंगे, मेरे पापा तुम्हें सज़ा दिलाएंगे। पर हुआ क्या, तुम उसे बचा पाई? नहीं ना, कोई उसे बचाने आया नहीं। मैंने उसे देखो कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था, मैं उसे रोज़ मारता था, भूखा प्यासा रखता था, फिर भी इतनी ढीठ थी, उसने अपने पिता से बात भी नहीं की। कहा कुछ भी कर लो, मुझे मार डालो, पर मैं अपने पिता का घर तुम्हें नहीं देने दूँ। वो साली जिसे मैंने इतने दिन तक भूखा रखा, उसमें इतनी हिम्मत कि वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन जा रही थी। मैं उसे बालों से खींचता हुआ पकड़ कर लाया और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया।
वो चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और मैंने उसे मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा दी। वो इतनी पक्की जान थी कि इधर उधर भागती रही, कैसे भी करके घर से बाहर निकल जाए, पर मैंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया और वो साली तड़प तड़प कर मर गई। ठीक मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूँगा। और जैसे ही वो माता रानी के दिए से गौरी की साड़ी में आग लगाता है, तभी गौरी उसे धक्का देती है और उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। गौरी कहती है, देखो भगवान भी यही चाहते हैं, उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे तुमने मासूम मीरा को जलाकर मार दिया वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुमको क्या लगता था कि भगवान की जब लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ नहीं करती है? वो इतनी ज़ोर से पड़ती है। तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि किसी भी लड़की को इस तरह से जलाना ठीक है? तुम्हारी 7 पुश्तें अब दहेज के नाम से कांपेंगी, समझे? तुम्हें यह सबक मिलेगा। आज राजीव को माँ काली के दर्शन गौरी के रूप में हो गए। वो थर थर काँप रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि गुनाह करके कोई भी बच नहीं सकता है। राजीव चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजीव को देखकर मीरा के पिता को चैन की सांस आई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजीव, तुम्ही ने तो कहा था कि भगवान नहीं होता है। भगवान होता है। आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले। अब मैं मीरा की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दूंगा। और ये कहकर मीरा के पिता रोने लगते हैं। तभी गौरी उन्हें गले से लगा लेती है। अंकल अब मत रोइए, सब ठीक हो गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गौरी को सल्यूट करती है। मैडम आप यहाँ पर, कुछ हुआ क्या? नहीं, सब ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, मैं हैंडल कर लूँगी, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। यह सुनकर सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और राजीव की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये तो एक राजीव को सज़ा मिली। अभी कितने ही राजीव हैं जो समाज में नकाब ओढ़े रह रहे हैं, जिन्हें समाज की, ना भगवान की, ना किसी की भी चिंता नहीं है। और कितनी मीराओं को ऐसे ही जलाकर मार दिया गया है। कितने ही केसों से वो बरी हो चुके हैं। कितने मुकदमे हैं जो कि चल रहे हैं और कितनी फाइलें हैं जो कि दब चुकी हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता है। कितनों को इंसाफ मिला और कितनों को मिलना बाकी है। कितने के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। ये कोई समाज या एक जाति के लिए नहीं है। ये बुराई सारे समाज में फैली हुई हर वर्ग, हर जाति में है। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए, आप ही लोग कमेंट करके बताएं। उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिससे वह गलती दोबारा ना कर सकें। अगर करने की भी सोचें तो उनकी रूह कांप जानी चाहिए। इस प्रकार मेरी कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है, पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कई मीराओं को बचाया जा सके और राजीव जैसे दुष्ट लोगों को सज़ा दी जा सके। आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सबको राम राम।